हाँ भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना? चलिए, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देखते रहना है मतलब ऐसे पढ़ना है ना कि फिर लास्ट में रिवाइज करने में आपको बहुत कम टाइम भी मिलेगा, क्योंकि आपका बोर्ड भी एग्जाम रहेगा और नीट का भी एग्जाम रहेगा। तो चैप्टर को ऐसे क्लियर करते चलना है, अगर अभी आपके पास समय है तो, कि उसको 2-4 बार क्या करें, एनसीईआरटी से रिवाइज कर ले, उसका सारा डायग्राम देख ले। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्या, पॉलिनेशन। क्या पढ़ चुके हैं? पॉलिनेशन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद का इवेंट। और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पढ़ने के पहले एक बार रिकैप करते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि एग एपेरेटस को, एम्ब्रियो सैक में एग एपेरेटस को देख लेते हैं, और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या? पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे फर्टिलाइजेशन पे। क्लियर? चलिए, तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के पहले हमको याद करना होगा कि भाई एग एपेरेटस क्या होता है। क्या? एग एपेरेटस क्या होता है? हाँ, एग एपेरेटस क्या होता है? एग एपेरेटस, चलिए देखते हैं। अगर आपको डायग्राम याद होगा, टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक का, तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर, तो हम इधर दिखा देते हैं। क्या? माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरे तरफ क्या होता है भाई? चेरेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ, माइक्रोपाइलर एंड के साइड क्या होता है? तो 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। कितने सेल भाई? 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस 3 सेल्स में जो सेंट्रल सेल होता है, जो मिडल सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये होता है एग सेल। क्या? एग सेल, ठीक है। और इस एग सेल के दोनों तरफ एक होता है ये, और एक होता है ये होता है सिनर्जिड। क्या होता है भाई? सिनर्जिड। तो एग एपेरेटस लोकेटेड किधर होता है? एग एपेरेटस लोकेटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल ऑफ, लिखेंगे एग एपेरेटस लोकेटेड टुवर्ड्स, किधर? लोकेटेड टुवर्ड्स द micropyle of, towards the micropylar end of, egg apparatus located towards the micropylar end of ovule। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? बोलो ना, एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। इस एग एपरेटस में कितने सेल्स होते हैं? 3 सेल्स होते हैं। तो लिखेंगे एग एपरेटस मेड अप ऑफ, या फिर लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ 3 सेल्स। कितने सेल्स होते हैं भाई? 3 सेल्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 सेल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं तो 3 सेल कौन कौन से? तो सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। और इसके दोनों तरफ जो सेल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिनर्जिड बोलते हैं। तो एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलके क्या बनाता है भाई? एग एपरेटस को बनाता है। क्या बनाता है? एग एपरेटस को बनाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एग सेल है ना, एग सेल, इस एग सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल होता है। क्या होता है? सेंट्रल होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है, और पेरीफेरी में, क्या? पेरीफेरी में होता है वैक्यूल। पेरीफेरी में होता है वैक्यूल। ये पेरीफेरी में चला गया वैक्यूल, ठीक है। तो एग सेल के पेरीफेरी में क्या होता है? वैक्यूल होता है, जबकि सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इसको याद रखना है, एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। द सेंट्रल सेल इज एग सेल। क्या? द सेंट्रल सेल इज एग सेल। द सेंट्रल सेल इज एग सेल। It has
vacuole towards periphery. It has vacuole towards periphery and nucleus towards किधर है, एंड न्यूक्लियस टुवर्ड्स सेंटर. ठीक है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे होता है. सिनर्जिड्स में क्या हो जाएगा, द एडजॉइनिंग टू सेल्स आर सिनर्जिड्स. क्या कहते हैं, दोनों सेल को सिनर्जिड कहते हैं. ये सिनर्जिड सेल्स जो होता है ना, इसके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है. सिनर्जिड सेल के पास क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है. ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और इसका न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस कहां पे होता है, पेरिफेरी में होता है. सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस कहां पे होता है भाई, पेरिफेरी में होता है. तो इसका न्यूक्लियस चला जाता है पेरिफेरी में. तो लिखेंगे द सिनर्जिड्स हैव न्यूक्लियस टुवर्ड्स periphery and vacuole towards center ठीक है. तो माइक्रोपाइलर इंड के तरफ एक सेल और सिनर्जिड, एक सेल और दो सिनर्जिड के सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक एपरेटस को बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एक एपरेटस को बनाते हैं. याद रहेगा. चलिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एक एपरेटस इज मेड अप ऑफ, आपको जवाब देना 1 एक सेल प्लस 2 सिनर्जिड. क्या 1 एक सेल प्लस 2 सिनर्जिड. क्लियर है. तो ये एनसीईआरटी का लाइन है कि भाई एक एपरेटस बना होता है किससे, एक सेल से और दो सिनर्जिड से. एक सेल और दो सिनर्जिड से. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एपरेटस इज मेड अप ऑफ, पहला ऑप्शन रहेगा 1 एक सेल 1 सिनर्जिड, दूसरा ऑप्शन 1 एक सेल 2 सिनर्जिड, तीसरा ऑप्शन 1 एक सेल 2 सिनर्जिड प्लस फिलीफॉर्म एपरेटस, और तीसरा ऑप्शन रहेगा एक सेल प्लस फिलीफॉर्म एपरेटस. आंसर क्या जाएगा, 1 एक सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स. क्लियर है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे. इसको याद रखना आपको मस्ट है. एक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक सेल में न्यूक्लियस कहां पे होता है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है. वैक्यूल कहां पे होता है, इसके पेरिफेरी में होता है. सिनर्जिड्स के सेल में एक सेल कहां पे होता है, सिनर्जिड्स के सेल में न्यूक्लियस कहां पे होता है, पेरिफेरी में होता है. और वैक्यूल कहां पे होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है. तो इस तरह से क्वेश्चन आप आ सकता है ना. तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे. फिगर को देखिए आप, अभी के अभी एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे. चलिए, तो ये है एम्ब्रियो सेक. इस एम्ब्रियो सेक में कुछ इनकम्प्लीट है. चैलाइजल इंड के तरफ भी 3 सेल होते हैं, है ना. कौन कौन, इस सेल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. क्या कहते हैं भाई, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं. ठीक है, क्या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं. और एक बीच का बड़ा वाला सेल, इस बड़े वाले सेल को क्या कहते हैं, बोलो भाई. इस बड़े वाले सेल को क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं. क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं. ठीक है. और इस सेंट्रल सेल के माइक्रोपाइलर इंड के तरफ लगभग एक पोल के तरफ 2 न्यूक्लियस होता है. और इस दोनों न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई. क्या कहते हैं भाई, पोलर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्यों सर, क्योंकि न्यूक्लियस सिंगुलर है और न्यूक्लियाई प्लूरल है. ठीक है. ये सेंट्रल सेल हो गया, बड़ा सा सेल, और बीच में हो गया पोलर न्यूक्लियाई. क्लियर है. ये पोलर न्यूक्लियाई इन कंडीशन में रह रहा है, मतलब दोनों फ्यूज नहीं है. ठीक है. ये 2n इसको नहीं बोल सकते हैं. पोलर न्यूक्लियाई किस कंडीशन में रहता है, n+n कंडीशन में रहता है. ठीक है. लेकिन फ्यूजन के जस्ट पहले ये 2n हो जाता है. देखेंगे यहां तक. क्लियर है. अब देखते हैं इस सिनर्जिड्स के पास कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है. क्या होती है, सेलुलर थिकनिंग होती है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है. और इस सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी कौन बताएगा. इस सेलुलर थिकनिंग को क्या कहते हैं, यहाँ पे इस सेलुलर थिकनिंग को क्या कहते हैं, इस सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स. नहीं, इस सेलुलर थिकनिंग को, सिनर्जिड्स पे तो ये सेलुलर थिकनिंग रहता है. इस सेलुलर थिकनिंग को क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस. क्या कहते हैं भाई, फिलीफॉर्म एपरेटस. क्लियर है ना. क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस.
तो ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है, चलिए फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है फिलीफॉर्म एपरेटस का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, पहला फंक्शन है क्या भाई, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ absorption and transportation of nutrient into embryo sac। ये ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट का, कहां तक, एम्ब्रियो सैक तक। कहां तक भाई, एम्ब्रियो सैक तक। उसके अलावा ये पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को डायरेक्ट करता है। क्या करता है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को डायरेक्ट करता है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है, उसका दिशा निर्देश करता है। कौन, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। सर कैसे डायरेक्टिंग करेगा उसको, है ना, कैसे उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब के लिए एक केमिकल सिक्रीट करता है। क्या, केमिकल सिक्रीट करता है, केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं, और उस केमिकल में होता है बोरॉन। क्या होता है भाई, बोरॉन, है ना, बोरॉन। ये बोरॉन के कारण पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, ठीक है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या करता है ये, डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय रिलीजिंग केमिकल। क्लियर है, बाय रिलीजिंग केमिकल। तो ये केमिकल रिलीज करता है और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई पॉलन ट्यूब तुमको इस डायरेक्शन में क्या करना है, ग्रो करना है। आगे आते हैं, और इसका क्या फंक्शन है। जब पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है ना, पेनिट्रेट करता है, जब पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है तो कहां पे पेनिट्रेट करेगा भाई, एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट करता है। जब पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है उस समय ये फिलीफॉर्म एपरेटस शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। क्या, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो लिखेंगे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, act as shock absorber during penetration of what, during penetration of pollen tube। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट में, और जब एग सेल, बात को समझना भाई, जब एग सेल इस मेल गैमिट के साथ, जो पॉलन ट्यूब मेल गैमिट को लेके आ रहा है, एक सेल पॉलन ट्यूब जो मेल गैमिट को लेके आ रहा है, मतलब एक सेल मेल गैमिट के साथ जब फ्यूज हो जाता है तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड के साथ क्या हो जाता है भाई, डीजेनरेट हो जाता है। क्या, डीजेनरेट हो जाता है। तो लिखेंगे सिनर्जिड डीजेनरेट या फिलीफॉर्म एपरेटस डीजेनरेट। अगर सिनर्जिड डीजेनरेट होगा तो फिलीफॉर्म एपरेटस भी डीजेनरेट हो जाएगा। तो लिखेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस या सिनर्जिड डीजेनरेट, सिनर्जिड डीजेनरेट after egg cell has been fertilized। जब एग सेल फर्टिलाइज हो जाएगा मेल गैमेट्स के साथ तो सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस ये सब क्या हो जाएंगे भाई, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। देखो इसके स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान में रखना, एक बार रिकैप करते हैं एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के। ये आपको बनाना आना चाहिए, 12th में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसके डायग्राम को बनाने के लिए। चलो भाई
वो ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है। कितना सेल कितना न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 3 सेल यहाँ पे 3 सेल यहाँ पे 6 सेल और एक कंप्लीट बड़ा वाला सेल 7 सेल हुआ, सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं। 8 न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कितना कैसा कंडीशन होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का कंडीशन होता है। आगे चैलेजल इंड की तरफ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। माइक्रोपाइलर इंड की तरफ क्या होता है, तो एक एपरेटस होता है। एक एपरेटस किससे मिलकर बना होता है, 2 सिनर्जिड और एक सेल से मिलकर बना होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस कहां प्रेजेंट होता है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस कहां प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड्स पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड में प्रेजेंट होता है। एक सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड है और वैक्यूल पेरिफेरी पे रहता है, जबकि सिनर्जिड में न्यूक्लियस पेरिफेरी पे रहता है और वैक्यूल सेंट्रली लोकेटेड होता है। क्लियर है यहां तक। अब हम देखेंगे पॉलन के स्ट्रक्चर को, किसको, पॉलन के स्ट्रक्चर को। हालांकि देख चुके हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। चलिए आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। मतलब 60% ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज एट द स्टेज ऑफ 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज, है ना, ये तुम बताना कमेंट में, ना हम पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन क्वेश्चन रहेगा, या 60% पॉलन ग्रेन रिलीज एट द स्टेज ऑफ, हाँ भाई, 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। चलो तुम ही बताना। आगे आ जाते हैं हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे, तो देखेंगे हेडिंग पॉलन स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलन स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन कवर्ड होता है डबल मेम्ब्रेनस लेयर से, जिसको कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म। लिखेंगे पॉलन ग्रेन आर कवर्ड विथ, पॉलन ग्रेन आर कवर्ड विथ, अभी किससे कवर्ड होता है, स्पोरोडर्म से कवर होता है। किससे कवर होता है, स्पोरोडर्म से कवर होता है। क्लियर है। अब ये स्पोरोडर्म 2 लेयर का बना होता है, ठीक है। स्पोरोडर्म कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। स्पोरोडर्म कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। पहला लेयर क्या है, एक्साइन। आपको पता है ये एक्साइन आउटर लेयर है, और दूसरा लेयर क्या होता है, इंटाइन, ये इनर लेयर होता है। अब देखो भाई, इंटाइन का भी आउटर कवरिंग इनर कवरिंग को डिवाइड किया गया है, एक्साइन के भी आउटर कवरिंग इनर कवरिंग को डिवाइड किया गया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नोट्स में आपको मन करेगा उसको पढ़िएगा, कोई डाउट होगा उसको पूछेगा। इसको देखते हैं, एक्साइन जो है वो आउटर कवरिंग होता है। एक्साइन किसका बना होता है, ये बार बार पूछा जाता है। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है या इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब भाई क्या है ये, स्पोरोपोलेनिन क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है भाई, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब आ जाते हैं इंटाइन पे, ठीक है। तो ये इंटाइन बना होता है किसका, ये बना होता है पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो आप इसको पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं एक साथ। क्या, पेक्टोसेलुलोज, इंटाइन मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हो गया मेरा पॉलन ग्रेन का वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और ट्यूब सेल का बड़ा सा न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं भाई, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं इसको। वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी आप कह सकते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब को बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। एक बड़ा सा सेल, वेजिटेटिव सेल, और उसमें उसका बड़ा सा न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, या आप इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस वेजिटेटिव सेल में एक छोटा सा सेल हमेशा फ्लोट करता रहता है, और इस छोटे से सेल को कहते हैं क्या, छोटा सा सेल, उसका छोटा सा न्यूक्लियस। इस छोटे से सेल को क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल कहते हैं। क्या, जेनरेटिव सेल। देखो भाई, इस पॉलन के चारों तरफ एक कंटिन्यूअस आउटर कवरिंग होता है, और इस कंटिन्यूअस आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, इस कंटिन्यूअस इनर आउटर कवरिंग को कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं, इंटाइन। किसका बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का। क्या, स्पोरोपोलेनिन का। और ऐसा नहीं है कि ये स्पोरोपोलेनिन कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस कवरिंग है। क्या भाई, डिसकंटिन्यूअस कवरिंग है। ठीक है, इस तरह से होता है एग्जाइन का कवरिंग, और ये डिसकंटिन्यूअस है। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, बहुत सारा स्पेस दिख रहा है आपको पोलन ग्रेन के पे, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जर्म पोर। क्लियर है, अरे बोलो भाई, क्लियर। तो इसको बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वैसा पॉइंट है जहां से क्या होगा भाई, जहां से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। एक बार फिर से, जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। क्लियर है, यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट पे। क्या, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट पे। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और ये पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करेगा ओव्यूल में। कहां पे, ओव्यूल में ये पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, और एक सेल रिलीज, सॉरी अपना जर्मिनेटिव सेल या मेल न्यूक्लियस क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, और जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब इंटर करता है माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ओव्यूल में, तब वैसे जर्मिनेशन को, वैसे पेनिट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब को कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। अगर माइक्रोपाइलर इंड के तरफ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया तो क्या कहेंगे, पोरोगैमी। क्लियर है। अगर चैलेजल इंड के तरफ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा ओव्यूल को, तब उसको बोलेंगे चैलेजोगैमी। क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी। लेकिन मैक्सिमम पॉलन ट्यूब हमेशा पेनिट्रेट करता है ओव्यूल में, किसके थ्रू, माइक्रोपाइलर इंड के ही थ्रू। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। और अगर चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड के अलावा कहीं और से पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है ओव्यूल में, तब इस कंडीशन को कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मीजोगैमी। क्या कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं। चलिए देखते हैं। हेडिंग देंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या पढ़ना है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में पॉलन ट्यूब में इंटर द ओव्यूल, either from what, micropyle या micropylar end, either from chalaza या chalazal end and any other part। अगर पॉलन ट्यूब इंटर करता है ओव्यूल में आइदर फ्रॉम माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू इंटर करेगा तो इस कंडीशन को बोलेंगे पोरोगैमी। क्या बोलेंगे भाई, पोरोगैमी। और अगर चैलेजल के थ्रू इंटर करेगा पॉलन ट्यूब तो बोलेंगे चैलेजोगैमी।
और अगर किसी अदर पार्ट से पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है और जाता है ओव्यूल में, तो अब इसको बोलेंगे मीजोगैमी। क्या बोलेंगे भाई? मीजोगैमी। चलिए, तो पॉलन ट्यूब चला गया कहां पे भाई? ओव्यूल में। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग देंगे फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। देखो, फर्टिलाइजेशन हो कहां पे रहा है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कैसे कर रहा है, ये सब चीज हम दिखाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से ये सब चीज पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। ये हो गया स्टिग्मा और ये हो गया स्टाइल। और बेसल पार्ट क्या कहलाता है? कार्पेल या पिस्टल का ओवरी। इस ओवरी के अंदर इंटेगुमेंट के सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। हम सिर्फ एम्ब्रियो सैक को बनाएंगे क्योंकि फिगर ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइल मेरा इधर है, तो यहाँ पे बनाएंगे माइक्रोपाइलर। इनके तरफ क्या बनाएंगे? एग सेल और ये 2 सिनर्जी। ये एग सेल का न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं, वैक्यूल को नहीं दिखा रहे हैं। आपको पता है एग सेल का वैक्यूल पेरिफेरी में होता है और यहाँ पे सिनर्जिट का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी में होता है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया मेरा, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स है चेला सेल इंट के तरफ। यही होता है। ठीक है, ये कहां पे होता है? ओवरी के अंदर है, ओव्यूल। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल ये बनाएगा सीड। क्या बनाएगा? सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होकर, और ये जो ओवरी वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये बनाएगा फ्रूट। ठीक है, और यही ओवरी वाला पोर्शन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, तो वहां पे फ्रूट नहीं होता है। समझ में आ गया? इसलिए बोलते हैं नेक्ड सीड पाया जाता है। नेक्ड सीड का मतलब सीड के ऊपर ओवरी का कवरिंग नहीं होता है, ओवरी वॉल का कवरिंग नहीं होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक पे याद है कितना डबल लेयर्ड होता है ना इंटेगुमेंट का। जिम्नोस्पर्म में सिंगल लेयर्ड इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। इस तरह से कुछ होती है चीजें। खैर, ये मेरा हो गया। अब पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन सबसे पहले तो स्टिग्मा पे आएगा और पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ट्यूब जहां से जर्मिनेट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर। इमेजिनेशन करते हैं, जर्म पोर यहाँ पे होगा, तो जर्म पोर से मेरा पॉलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट कर गया। पॉलन ट्यूब क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है तो आगे की तरफ क्या है? जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है तो आगे की तरफ क्या रहता है? आगे की तरफ रहता है सर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये व्हाइट वाला जो हमको दिखा रहे हैं ये क्या है? ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके पास खाना पीना है, ये पॉलन ट्यूब को ग्रो करवाता है। और जो इसके पीछे 2 छोटे छोटे जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है, क्या है? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, इसको भी ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ही एक्चुअल में मेल स्पर्म है। समझ में आ गया? मेल गैमिट्स है प्लांट के लिए। अब ये बताओ, मेल गैमिट एंजियोस्पर्म का मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है भाई? नॉन मोटाइल होता है। किसी भी तरह का फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता है मेल गैमिट के पास। 2 मेल गैमिट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड कंडीशन में भी रिलीज हुआ है, समझ में आ गया? 2 सेल कंडीशन में भी रिलीज हुआ है, तो जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, तो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और एक मेल गैमेट से 2 मेल गैमेट्स बन जाता है एंजियोस्पर्म में। तो 2 मेल गैमेट बन गया। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं इसको, या इसी को कहते हैं मेल न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? मेल न्यूक्लियस। समझ में आया? अब ये पॉलन ट्यूब और फर्दर ग्रो करता है, पॉलन ट्यूब और फर्दर ग्रो करेगा और माइक्रोपाइलर इंट की तरफ क्यों जाएगा? पॉलन ट्यूब जब ग्रो किया तो यहां पे भी तो पेनिट्रेट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। जनरली ये माइक्रोपाइलर इंट के ही तरफ जाएगा। क्यों जाएगा माइक्रोपाइलर इंट के तरफ? बोलो ना। क्योंकि सर माइक्रोपाइलर इंट के तरफ है फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल अट्रैक्टेंट सिक्रीट करता है,
याद आया। और ये केमिकल अट्रैक्टेंट के कारण पॉलन ट्यूब को पता है कि भाई हमको कहां पे जाना है, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ जाना है। तो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर इंड के पास आ गया। जैसे ये माइक्रोपाइलर इंड के पास आता है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे रहेगा और इसके साथ इसके पीछे पीछे दो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। माइक्रोपाइलर इंड तक आने के बाद सर इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस का क्या होगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पेनिट्रेट किया, या तो ये सिनर्जिड या तो ये सिनर्जिड, दोनों तरफ का कोई सा भी सिनर्जिड है ना, उस सिनर्जिड सेल के साथ ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा। समझ में आया क्यों फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस रखना इंपॉर्टेंट है, इसके पास बहुत सारा क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर इंड के पास पहुंचता है, फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। क्या करता है, गाइड करता है। कितना भी गाइड करे इसको तो होके गुजरना पड़ेगा किससे, सिनर्जिड से। किससे गुजरना पड़ेगा, सिनर्जिड से। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। क्या हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है किसके साथ, सिनर्जिड सेल के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे द ट्यूब न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में लिखे ना, the tube nucleus fuses with one of the synergid एक सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज कर जाता है एंड डिजेनरेट, और फिर डिजेनरेट हो जाता है, फिर वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है एंड डिजेनरेट। क्लियर है, एंड डिजेनरेट। अब क्या होगा भाई, अब देखो भाई, तो यहां से ये रास्ता एकदम क्लियर हो गया, ये सिनर्जिड भी खत्म हो गया है और यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी खत्म हो गया है। बच क्या गया, क्या बाकी है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे बाकी है दो मेल गैमेट्स। क्या बाकी है, दो मेल गैमेट्स बाकी है। चलिए, तो यहाँ पे बाकी है दो मेल गैमेट्स। क्या बाकी है, दो मेल गैमेट्स। चलिए, एक मेल गैमेट्स किसके साथ, ये एक जो मेल गैमेट है, या इसको बोलते हैं मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, एक मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। एक बार फिर से, एक मेल गैमेट्स एक मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो एक सेल और मेल गैमेट्स के फ्यूजन से बन जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। दूसरा मेल गैमेट चला जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इधर नहीं जा पाएगा, समझ में आया क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये रिजिड रास्ता है। तो यहाँ पे दूसरा मेल गैमेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा और सेंट्रल सेल में चला जाएगा। और तुमको पता है ये पोलर न्यूक्लियाई टुवर्ड्स है किधर, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ है। तो जस्ट ये मेल गैमेट जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। तो मेल न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा तो बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी आप समझिए न्यूक्लियस बनाएगा, सॉरी इंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा। और वन मेल गैमेट्स और वन एक सेल फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, तो मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन चूंकि दोनों एक ही साथ हो रहा है, एक ही प्लेस पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स का फ्यूजन 2 बार हो रहा है, ठीक है, इसलिए फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इस इवेंट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट एक ही बनेगा, ठीक है, जाइगोट तो एक ही बनेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स कितने बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। चलिए तो देखते हैं इसको रब करते हैं। क्लियर है बात, लिखेंगे सिनगैमी क्या होता है सर,
one of the male gamete, one of the male gametes fuses with egg cell. One of the male gametes fuses with egg cell nucleus. Egg cell nucleus. This event is called what? क्या कहते हैं इस इवेंट को? इज कॉल्ड सिनगैमी. क्या कहते हैं? सिनगैमी. यानी तुमको दिखा, ये एक एन हो गया क्या? मेल गैमेट्स का, और प्लस दूसरा एन हो गया किसका? एग सेल का. और दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाता है? 2n बन जाता है. क्या बन जाता है भाई? 2n बन जाता है. इसको बोलते हैं जाइगोट. क्या कहते हैं? जाइगोट. इस प्रोसेस को कहते हैं, मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन के प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी. क्या कहते हैं? सिनगैमी. क्या कहते हैं? सिनगैमी. ठीक है, तो यहां पे हो गया सिनगैमी. अब आते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन में लिखेंगे द अदर मेल गैमेट्स fuses with what? Polar nuclei. Fuses with polar nuclei, और polar nuclei में लिखना n+n. ठीक है. The other male gamete fuses with polar nuclei. This event is called what? क्या कहते हैं इस इवेंट को? ट्रिपल फ्यूजन. क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. क्यों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन? आप तो खुद समझदार है. दिखा, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस हो गया किसका? मेल गैमेट का. किसका हो गया? ये हो गया मेल गैमेट्स. दूसरा न्यूक्लियस हो गया पोलर न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियस हो गया पोलर न्यूक्लियस. n+n, ये तीनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, तो क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन. और क्या बन जाता है भाई? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है. क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है. इसी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड. क्या होता है भाई? ये इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड. ठीक है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. चूंकि फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एक ही एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, एक ही प्लेस पे हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. आपसे कोई पूछेगा भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. यहां तक क्लियर हो गया? बोलो भाई. अब इस इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा. तो डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट से हम क्या बनाएंगे? अब एम्ब्रियो बनाएंगे. फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हुआ, ये सीड को बनाएगा. और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओवरी हुआ, ये क्या बनाएगा? फ्रूट को बनाएगा. क्या बनाएगा? फ्रूट को बनाएगा. यही वाला ओवरी वॉल नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, इसलिए वहां पे फ्रूट नहीं होता है. और बोलते हैं आप सीड क्या है? नेक्ड है, बिना किसी कवर के. इंटेगुमेंट तो रहता ही है सीड पे, है ना? सिंगल इंटेगुमेंट या डबल इंटेगुमेंट. तो जिम्नोस्पर्म में सिंगल इंटेगुमेंट और एंजियोस्पर्म में डबल इंटेगुमेंट होता है सीड के ऊपर. खैर, इसको टेस्टाउटेगमेंट कहते हैं. आगे पढ़ेंगे ये सब. तो सिनगैमी समझ में आया, ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया. देखते हैं अब आगे. इसको रब कर दिया जाए. दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. लिखेंगे since two type of fusion takes place in embryo sac. Since two types of fusion takes place in
कहाँ? टेक्स प्लेस इन embryo sac. Takes place in embryo sac. The phenomenon is known as double fertilization. The phenomenon is known as, since two types of fusion, आपको मन करे तो यहाँ पे two types of fusion के ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ऐसे सिनगैमी. Since two type of fusion, syngamy plus triple fusion takes place in embryo sac, the phenomenon is known as double fertilization. क्लियर है? तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं. डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हम बोल रहे हैं यानी मोनोकॉट भी होगा और डाइकॉट भी होगा. एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर हुआ? एक मेल गैमिट एक सेल से और दूसरा मेल गैमिट पोलर न्यूक्लियाई से. सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन साथ साथ होगा तो क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो हेडिंग देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल. डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल. उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है. अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. आज के लिए इतना ही. सर एंटीपोडल सेल्स का क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद? जो ओव्यूल में था या एम्ब्रियो सैक में था, क्या होगा भाई? वो सब डिजेनरेट कर जाएगा. एक दूसरा सिनेरिड भी इधर बच गया था, क्या होगा? वो भी डिजेनरेट कर जाएगा. आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. चलिए, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है. क्या? एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है. एनसीईआरटी के इमेज को, एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देखिए, उसको एक बार बनाइए और होमवर्क आपको बनाना मस्ट है. ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप उसको जरूर पूछिए. थैंक यू.